फिजिक्स कर चुके थे और फिजिक्स के क्लास के बाद फिर आज हम केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पांचों चैप्टर कर चुके हैं। इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर का एक दो क्लास हो चुका था जिसमें धातु और उसके अयस्कों के नाम हम लिखवा चुके थे। अब धातुओं से अयस्क निकालने की विधियाँ क्या क्या होती हैं वो सारे प्रोसेस वहाँ पे हम लिखे हुए हैं और इसी पे एक एक करके डील कर रहे हैं। बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे, उससे आप अपना नोट्स कर लीजिएगा। पहला धातु कर्ण, जिसको कहते हैं मेटलर्जी। अब धातु तो आपको पड़ा हुआ मिलता नहीं है कि चलो जहाँ आता नहीं 1 किलो 2 किलो चाहे 10 किलो चाहे एक आध ट्रक उठा कर ले आए, वैसा होता नहीं। धातु में कई सारे गंदगियाँ मौजूद रहती हैं, जैसे बालू मिट्टी और कई तरह के और भी धातु उसमें मिश्रित रहते हैं। तो हम लोग को अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म का अंग्रेजी मेटालर्जी होता है, जो कि लिखा है मेटालर्जी इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है जिसमें स्पेशली इंजीनियरिंग के छात्रों को यह बताया जाता है कि धातु से अयस्कों का निष्कर्षण कैसे हो। और धातु से निष्कर्षण के लिए यानी कि धातु कर्म के लिए कई सारी प्रक्रियाएं हैं, तो उन प्रक्रियाओं का हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उल्लेख करेंगे। धातु कर्म की प्रक्रियाएं, पहली प्रक्रिया है अयस्कों का संदलन। अयस्क का संदलन, जिसको कहते हैं क्रशिंग ऑफ फोर्स। संदलन शब्द हिंदी में उतना प्रयोग नहीं होता, लेकिन क्रश, यहाँ पे क्रश शब्द का प्रयोग काफी ज्यादा होता है। वो क्रश नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। क्रश का मतलब होता है तोड़ना। आप लोग पानी पीने वाला बोतल खरीदते होंगे, पानी पीने वाला बोतल के नीचे लिखा रहता है क्रश द बोतल आफ्टर यूज, मतलब कि यूज करने के बाद बोतल को तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे कहता है अयस्कों का संतुलन, क्रशिंग ऑफ ओर्स। तो ओर्स क्या होता है, यानी कि अयस्क जो होता है बड़े बड़े चट्टान के रूप में होता है। तो चट्टान से डायरेक्टली तो निकलेगा ना, ना उससे लोहा आप निकाल सकते हैं ना तांबा निकाल सकते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना होगा। आप लोग देखे होंगे गिट्टी को तोड़ने का मशीन, जिसको गिट्टी चुरवा भी कहते हैं। पहले इस तरह का एक मशीन कुर्था के बगल में भी 12 माइल के पास था, लेकिन वो अब समाप्त हो गया। और कई सारे आप लोग गए होंगे पहाड़ के आसपास, तो उस तरह की मशीनें होती हैं जो क्या करता है कि बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर छोटा छोटा बना देता है। अब गिट्टी आप लोग देखे होंगे वो चट्टान से ही बनता है, लेकिन उसका थोड़ा सा आकार रहता है, वो बड़ा होता है। अब उसको भी तोड़ना है। तो नंबर 2 देखिए यहाँ पे प्रोसेस है अयस्क को चूर चूर करना। अयस्क को चूर चूर करना, अंग्रेजी उसके बगल में लिखा हुआ है पल्वराइजेशन ऑफ ओर। अब आप लोग गेहूं का आटा पिसवाने जाते होंगे, तो वो क्या करता है, मिल में गेहूं को पीस के महीन कर देता है। तो अयस्कों को चूर चूर करना यानी कि पल्वराइजेशन का मतलब है अयस्क को पीस के महीन चूर्ण कर देना। जिस तरह से चक्की हमारे यहाँ गेहूं को पीसने का काम आता है, उसी तरह से उसको पीसने के लिए मशीनों का यूज किया जाता है, जो कि अयस्क को चूर चूर कर देता है। अब हमारे पास जो अयस्क जो जिसको हम लोग चूर चूर किए हैं या फिर पतला पाउडर की तरह कर दिए हैं, उसमें मिश्रित है, क्या मिश्रित है, गंदगी मिश्रित है। जैसे बालू हो गया, कादो हो गया, मिट्टी हो गया, पाकड़ हो गया, पत्थर हो गया, कई सारी चीजें मिश्रित हैं। अब इनको दूर करने के लिए, धातु को अकेले करने के लिए, ताकि इसमें गंदगी को दूर करें, इसके लिए हम लोग अयस्क का सांद्रण करते हैं। तीसरा तीसरा जो हमारा मुख्य यहाँ पे प्रोसेस है वो है अयस्क का सांद्रण। सांद्रण के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सांद्रण की परिभाषा हम लोग चौथे चैप्टर में पढ़े थे, जो कि सी बराबर एन बटा वी था, यानी कि किसी विलयन के आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रण। मोलरता मोललता वगैरह सब सांद्रण में हम लोग वहां पे पढ़े थे, लेकिन उस सांद्रण का इस सांद्रण से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सांद्रण का मतलब होता है शुद्ध करना, कि अयस्क से किस तरह की गंदगी को हम लोग निकाल दें। इसमें कई सारे प्रोसेस हैं, जिसमें पहला प्रोसेस है हाथ से चून कर। आप लोग घर में देखे होंगे
जब चावल बनता है तो उससे पहले क्या होता है, उसको चुना जाता है कि कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है, कोई आंकड़ पत्थर रहता है उसको हम लोग चुन चुन के निकाल देते हैं। तो वैसे अशुद्धियों को चुन चुन के निकाल दे सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाथ से चुनकर पिकिंग बाय हैंड, हाथ से चुनकर आप अशुद्धियों को निकाल सकते हैं। वैसी अशुद्धियां जो आप लोग को दिखाई पड़ती हैं, ये अशुद्धियों को हम लोग चावल गेहूं वगैरह जो घर में होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं चुनने के लिए। अयस्क में भी इस तरह से पत्थर वगैरह हो सकता है बड़ा कण, जिसको चुन के हटा दिया जाता है। दूसरा गुरुत्व पृथक्करण। गुरुत्व पृथक्करण, अब यहाँ पे गुरुत्व पृथक्करण क्या है, तो गुरुत्व का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। गुरुत्व यानी कि गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल आप लोग पढ़े होंगे। गुरुत्व बल जिसको हम लोग कहते हैं W बराबर mg, फिजिक्स में आपको हम पढ़ाए होंगे। गुरुत्व बल, पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। अब गुरुत्व पृथक्करण में क्या होता है कि इसमें हम लोग जो पाउडर बना देते थे चूर चूर करके, उसको क्या करते हैं कि पानी उसको रख के एक जगह पे उसमें पानी का बहाव करते हैं। मतलब आप लोग देखे होंगे कि जिस तरह से खेत में पानी डाला जाता है फीटर वाला पाइप से, उसी तरह से उसमें पानी को भेजा जाता है। पानी के भेजने से क्या होता है कि जो मिट्टी ये सब जो कण होते हैं वो दहकर चले जाते हैं, क्योंकि वो पानी के साथ मिश्रित हो जाते हैं। लेकिन जो अयस्क के कण जो कि धातु होते हैं वो भारी होते हैं, तो वहीं पे नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। तो इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्व पृथक्करण विधि कहेंगे। अब तीसरा प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अभी तक हम लोग जितना पढ़े ये वाला ये ये सब कुछ नहीं, सब एग्जाम में आने की कोई संभावना नहीं है। धातु कर्म की परिभाषा आ सकती है लेकिन ये सब नहीं आएगा, जैसा मेरा मानना है। तीसरा जो फेन उत्प्लावन विधि, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब एग्जाम में क्या पूछता है कि फेन उत्प्लावन विधि किस तरह के अयस्कों को सांद्रित करने में उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किस तरह से अयस्कों को सांद्रित करने में किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा सल्फाइड। यानी कि वैसे अयस्क जिसमें सल्फर अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है, उसका हम लोग सांद्रण करते हैं फेन उत्प्लावन विधि से। ये इंपॉर्टेंट है सल्फाइड अयस्क। एग्जाम्पल के तौर पर आप जिंक ब्लेंड ले सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, कॉपर पाइराइट CuS2, और भी कई सारे, फिर लीड का होता है PbS। तो कई सारे और भी अयस्क है जिसमें सांद्रण जिसमें सल्फर उपस्थित रहता है, उसका सांद्रण हम लोग करते हैं फेन उत्प्लावन विधि से। अब फेन उत्प्लावन विधि, इसका प्रयोग किया जाता है वैसे अयस्कों जो कि अभी हम बताए थे सल्फाइड अयस्कों, सामान्यतः सल्फाइड अयस्कों में ZnS CuS2 PbS, इस तरह के अयस्कों में। आपको एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि ZnS का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, CuS2 का किस द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उसका आपको उत्तर देना होगा फेन उत्प्लावन विधि। इसमें जो अयस्क होते हैं वो तेल द्वारा भीगते हैं, तेल द्वारा भीगना, और जो आपकी अशुद्धि होती है वो पानी द्वारा भीगती है। तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे। इस तरह से एक बर्तन लिया जाता है, उसमें
तो देखिए एक बर्तन में हम लोग यहाँ पे पानी ले लेते हैं और पानी में हम लोग पाइन का तेल, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि फेन उत्प्लावन विधि में किस तेल का प्रयोग किया जाता है, पाइन तेल या यूकेलिप्टस का तेल। ये दोनों तेल को इसमें डाला जाता है। उसके बाद फिर एक पाइप द्वारा हवा इसमें भेजा जाता है। आप लोग को एक चीज पता होगा कि हवा के साथ जब जल मिश्रित हो जाता है तो फिर वहाँ पे फेन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जैसे आप लोग कपड़ा धोते समय सर्फ जब डाल के उस पर हिलाते हैं तब फेन ज्यादा मात्रा में शुरू होता है, यानी कि हवा उसमें मिश्रित हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए फेन मिश्रित है, जब हम लोग इसमें फेन इसको हवा को डालते हैं इसमें झाग उत्पन्न होता है। झाग, फैन को झाग भी कहते हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मगहिया में इसको फैनिक करते हैं और झाग भी बहुत लोग जानते होंगे। तो झाग में अयस्क जो है मिश्रित हो जाता है और जो शुद्धि है नीचे बैठ जाता है। तो ये विधि कौन सी है, फेन उत्प्लावन विधि। आपको एग्जाम में क्या करना है कि 2-3 लाइन का 4 लाइन का स्टेटमेंट है जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और वो स्टेटमेंट को नोट्स पे लिखना है और ये चित्र पार देना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस पर लिख देना है। उसके बाद आपके जो नंबर हैं वो 2 नंबर मिल जाएंगे। टिप्पणी लिखने के लिए इसको दे सकता है फेन उत्प्लावन विधि को। अब है इसके बाद चुंबकीय सांद्रण विधि, लेकिन उसके पहले हमको बोर्ड साफ करना पड़ेगा। अंग्रेजी में उसको कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। चुंबकीय सांद्रण की विधि को अप्लाई होने के लिए या तो अयस्क या तो उसमें जो स्थित अशुद्धियां हैं उनमें से कोई एक चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। चुंबकीय पदार्थ से मेरा तात्पर्य है कि लोहा, निकल, कोबाल्ट वगैरह अगर कोई रहेगा तो वो उसको आप दूर कर सकते हैं चुंबकीय सांद्रण विधि से। तो इसका देखिए प्रोसेस, थोड़ा सा इसमें चित्र है, छोटा सा चित्र है। ये दोनों पुली हैं, एक दूसरे को घुमा रही है और इसको देख के आपको किसी चीज़ का याद आया होगा, धान कुटाता है इस तरह से, वो इसी में जाके, हालांकि उसमें पुली इसमें यहाँ पे डलाता है, पुली एक ही रहता है उसमें जिसमें डलाता है, शायद उसको हॉलर या कुछ कहते हैं, वो उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम लोग डालते हैं जो अयस्क है उसको, और यहाँ से ये घूम के और यहाँ से कुछ आ जाता है, कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो आता है वो होता है चुंबकीय पदार्थ, और यहाँ पे जो ये पुली है वो मैग्नेटिक होता है, चुंबकीय होता है, और यहाँ पे आ जाता है अचुंबकीय पदार्थ। तो इसके द्वारा हम लोग चुंबकीय सांद्रण विधि है उसके द्वारा हम लोग इन चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को अलग कर लेते हैं, अर्थात जो अशुद्धि होती है उसको हम लोग अलग कर देते हैं और जो अयस्क होता है वो भी अलग हो जाता है, और जो पाटा ये घूमते रह जाता है कि यहाँ से यहाँ तक इसमें आ जाए। अब मेरा जो अगला प्रोसेस है वो है निच्छालन यानी कि लीचिंग प्रोसेस। निच्छालन अंग्रेजी में कहते हैं लीचिंग। अब लीचिंग क्या है प्रोसेस, अब हम लोग निछालन पे बात कर लेते हैं यानी कि लीचिंग पे। तो इसका नाम है लीचिंग, तो ये मत सोचिएगा कि लीची और हींग मिला दिए तब बन गया लीचिंग। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हींग और लीची से इसे कोई लेने देने नहीं है, समझ गए। इस प्रोसेस में जो महंगे धातु रहते हैं उनका सांद्रण किया जाता है, जैसे सोना, चांदी। ढेर सोचेगा कि सर जी अब हीरा मोती भी बोलेंगे, तो हीरा मोती का इससे कोई लेना देना नहीं है, कारण कि हीरा मोती जो है वो अयस्क नहीं है।
एल्युमिनियम, उसका शोधन भी इसी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। उसमें क्या होता है कि एक विशिष्ट जो विलायक होता है उसको डाला जाता है, जिसके कारण वो अशुद्धियों को अपने में समाहित कर लेता है और ये प्रोसेस शुद्ध हो जाता है। इसके बारे में डिटेल से आपकी जो नोट्स है उसमें दिया गया है। डिस्कशन, अब हम लोग अयस्क को क्या कर लिए, सांद्रित कर लिए। अब अयस्क का सांद्रण हो गया, लेकिन उसमें फिर भी कुछ और अशुद्धियाँ होंगी, जैसे वायु ऑक्साइड के रूप में जलवाष्प हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। तो सांद्रित अयस्क से धातु को मुक्त अवस्था में, मुक्ति लिखिए, मुक्त अवस्था में प्राप्त करना है क्या कहता है, निष्कर्षण कहलाता है। इसके दो प्रोसेस है निष्कर्षण के लिए। पहला अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना, और दूसरा प्रोसेस है धातु के ऑक्साइड से धातु में परिवर्तित करना। तो पहला प्रोसेस में अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना, इसके लिए दो प्रोसेस हैं, एक निस्तापन है और एक जारन है। तो एग्जाम में जो क्या होता है, सबसे फेमस क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन फेमस है इसका, निस्तापन और जारन में क्या अंतर है, जो सबसे फेमस क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। और उसके अलावा दोनों का सेपरेट डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो दोनों का सेपरेट डेफिनेशन आपके पीडीएफ में है, जो कि नोट्स में है। और ऐसे हम दोनों की तुलना कर देते हैं, तुलना करने के पहले पंखा बंद कर देते हैं, कहा कि हमको तो हवा लग रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो निस्तापन और जारन में अंतर देखिए। निस्तापन का जो पहला जो मेजर दोनों में अंतर है वो होता है कि निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, या वायु किसी भी तरह की उपस्थिति रहती है, मतलब कि हवा की उपस्थिति इसमें नहीं रहता। हवा मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात की जा रही है। वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं निस्तापन। और जारन होता है कि वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जारन कहते हैं। जारन को भर्जन भी कहते हैं, किसी किसी एग्जाम में आपको भर्जन लिख देगा और कंफ्यूज कर देगा, तो यहाँ पे जारन या भर्जन हम लिख देते हैं, शायद टवर्गी ना होता है, देख लीजिएगा आप लोग। वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। और दूसरा जो अंतर है, कार्बोनेट अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। तो कार्बोनेट का अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदलता है किसमें, निस्तापन में। निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क जो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, तो कार्बोनेट में CO3 लगा ही रहता है, तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है निस्तापन प्रोसेस में। और जारन में सल्फाइड है। सल्फाइड का हम लोग पहले भी बात किए हैं, किसमें, फेनुप्लावन विधि में। तो फेनुप्लावन विधि में हम लोग सल्फाइड का बात किए थे कि सल्फाइड अयस्क को किस तरह से सांद्रित किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाते हैं किसमें, जारन या भर्जन प्रोसेस में। अब हम लोग इसका बी पढ़ेंगे कि धातु के ऑक्साइड से धातु में परिवर्तन कैसे होता है, और उसको पढ़ने के लिए हमको बोर्ड को करना पड़ेगा साफ। हमारा जो बी प्रोसेस है वो है धातु के ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन। तो इसमें एक प्रोसेस है प्रद्रावण, मतलब ये जो धातु में जो परिवर्तन होता है वो प्रद्रावण के द्वारा ही होता है। इसका डेफिनेशन है कि जारित या निस्तापित अयस्क से द्रव अवस्था में या द्रवशील अवस्था में धातु की जो प्राप्ति होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रद्रावण कहते हैं। प्रद्रावण होता है बेसिकली कि जारित या निस्तापित अयस्क में एक अपकारक को मिला दिया जाता है। ये अपकारक क्या करता है कि अशुद्धियों को घोल के अलग कर देता है, और हमको जो धातु है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रद्रावण। इसे एक रिलेटेड टॉपिक है द्रावक। द्रावक क्या करता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जारित या निस्तापित अयस्क में अपकारक को मिलाया जाता है, यानी कि वैसा पदार्थ जो प्रद्रावण में, प्रद्रावण यहाँ पे क्या है, प्रक्रिया है, तो वैसा पदार्थ जो प्रद्रावण में मिलाने पर अघुलनशील विलय, जो कि पानी वगैरह उसमें नहीं घुलता है, उसको घुला के अशुद्धियों को अलग कर दे, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, द्रावक। यहाँ पे जो अपकारक है वही क्या है, द्रावक है। अब इसके बाद एक और इसका रिलेटेड टॉपिक है, वह धातु मल। और धातु मल, मल तो हम लोग जानते हैं, मल होता है गंदगी। तो गंदगी, शरीर की गंदगी को तो आप लोग सुबह निकालिए देते हैं, तो वहां पे हम लोग इसका बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग धातु मल यानी कि धातु की गंदगी। अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे, मतलब जो भी है, प्रद्रावण में जारित या निस्तापित अयस्क के साथ द्रावक को मिलाने पर जो अशुद्धियां हो गई, जो अलग हो गई, तो वह अशुद्धियों को हम लोग क्या कहेंगे, धातु मल। यानी कि प्रद्रावण प्रक्रिया से जो अशुद्धियां निकली,
रद्रावण प्रक्रिया से जो अशुद्धियां निकली, उसमें क्या मिला हुआ था? द्रावक। इसको हम लोग क्या कहेंगे? धातु मल। तो आज की कहानी यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे कल हम लोग बात करेंगे कुछ समस्याओं में, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, किरचॉफ से रिलेटेड, किरचॉफ नियम से रिलेटेड उससे कुछ क्वेश्चन आपको हम देंगे आज। जो ग्रुप बना हुआ है या फिर आपके व्हाट्सएप पर में उसको हम देंगे और उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नहीं बनेगा तो उसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल किरचॉफ लॉ के जो एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। पता है कि यहाँ कोई चुटकुला या कहानी या गाना नहीं चल रहा है कि जिसको आप लोग को मन से पूरा देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोग पूरा देखें। किसी भी तरफ से घरे बैठे हैं तो आराम से देख लीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। और इसका दोबारा क्लास नहीं चलेगा, ये जो आपको पढ़ाई हो गया सो हो गया। और जब क्लास खुलेगा कोरोना वायरस के बाद तो यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस जहाँ पे समाप्त होंगे वहीं से शुरू होगा। ये मत सोचिएगा कि आपको फिर से ये चीज़ पढ़ाएंगे हम बोर्ड पर, नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और बढ़िया से समझ के नोट्स में लिखिए और याद कीजिए।